बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं वॉर रूम। मैं हूं सौरभ, आपके साथ सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमने आपको दिखाया हमारे डेलीगेशन जो विदेश में गए हैं ऑपरेशन सिंदूर की बात करने के लिए, उन्होंने क्या मैसेज दिया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी विदेश दौरे पर हैं और पहला डेस्टिनेशन इनका था तुर्की, जहां इन्होंने अर्दोगान के साथ मुलाकात की और उन्हें भारत के साथ हुई इस झड़प में या जंग कह लीजिए, इसमें जो उन्होंने साथ दिया उसके लिए धन्यवाद दिया। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान अपना फेक नैरेटिव दुनिया में बनाने की कोशिश कर रहा है। अब पाकिस्तान की डीजी आईएसपीआर जो सेना के प्रवक्ता हैं, ये दूसरे काम पर लगे हैं। इन्होंने अफगानिस्तान को अपना भाई बताया और कहा कि उसे भारत का मददगार नहीं बनना चाहिए। ये बड़ी बात है कि वो हवाला दे रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो भाई भाई हैं और भारत की मदद ना करे अफगानिस्तान। और इनकी सेना के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि अब वक्त आ गया है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं इनके, लेकिन दिन में सपने देखने से कुछ नहीं होता। हमें पाकिस्तान कितने दिन रहेगा इसका ठिकाना नहीं है, इनको कश्मीर चाहिए कह रही है। लेकिन ये जो अफगानिस्तान को लेकर बात कह रही है ये पाकिस्तान की सेना, ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने आरोप लगाया हिंदुस्तान पर कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी कराता है। इसमें सीधे ये भी तो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में आतंकवादी रहते हैं जो पाकिस्तान पर हमला करते हैं। उनका मतलब तो यही है। तो जब आप एक मुल्क के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हो कि वहाँ से टेररिस्ट ऑपरेट करके आप पर हमले करते हैं, तो आपके रिश्ते कैसे हैं ये तो इससे ही क्लियर हो जाता है। लेकिन अफगानिस्तान क्यों इसमें इंपॉर्टेंट है? अभी चाइना गए थे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, पाकिस्तान के विदेश मंत्री, चीन के विदेश मंत्री से बीजिंग में इनकी मुलाकात हुई। और ऐसा माना जा रहा है कि चीन ने अफगानिस्तान को थोड़ा समझाया है, थोड़ा पैसा वैसा भी दिया है, बिजनेस में इन्वॉल्व करने की बात कही है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, और ताकि वो भारत की तरफदारी ना करे। क्योंकि अफगानिस्तान इस पूरी जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ न्यूट्रल रहा, उसने किसी भी तरीके से भारत के खिलाफ कोई काम नहीं किया, ना पाकिस्तान को मदद पहुंचाने वाला काम किया। तो जनरल सिन्हा, ये अब पाकिस्तान अफगानिस्तान पर डोरेट नहीं डाल रहा है। देखिए, जो पाकिस्तान तो पहले ये समझता था कि अफगानिस्तान उसके बैकयार्ड में है, उसका स्ट्रेटेजिक डेप्थ है और पाकिस्तान की पूरी आवाम, मगर पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान की पूरी आवाम जितनी ज़्यादा इन्होंने इनसे उनको ये मिली है, वो मेरे ख्याल से अफ़गानिस्तान का एक खास करके तालिबान आज इस तरह समझता है कि उनकी जो दुर्दशा है पूरी हुई है वो पाकिस्तान के कारण है। और वो केवल डूरंड लाइन की मामला नहीं, और बहुत बड़ा डूरंड लाइन का मामला है। ये तो बात करते हैं कश्मीर का इलाका 740 किलोमीटर के, यदि आप मान लीजिए, या थोड़ा सा आईबी का, वो तो 2130 किलोमीटर का। और नफरत करते हैं सर अफगानी पाकिस्तानियों से, मानते ही नहीं, ये तो उनको मानते ही नहीं कि ये कोई पाकिस्तान कोई मुस्लिम देश है। अफगानिस्तान के अंदर में ऐसी भावनाएं हैं, क्योंकि वो जो चीज इन्होंने डेवलप की है, इनको इतना एक्सप्लॉइट किया है। अफगानिस्तान को किसी ने ये जंजीर कटवाना बोल रहे थे ना, जब अमेरिका चला जाएगा तो इनकी जंजीरें कट जाएंगी, जो बेड़ी की गुलामी की, तो इन्होंने इनकी जंजीरें काट दी। वो तो कहते हैं कि हम वो डूरंड लाइन को, जो इंडस वाटर रिवर आप बात कर रहे हैं, वहां तक लाना चाहते हैं कि वो हमारा है। पख्तूनिस्तान का जो सपना है, इनका सपना नहीं है, वो रियलिटी है। अफगानिस्तान का भी कोई ब्रदरली रिलेशंस पाकिस्तान के साथ हो जाएंगे, इसकी अभी कोई गुंजाइश? अभी जो 4 मुल्क दिखाई दे रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, ये जरा दिखा दें तो हम इनकी बात भी कर लें। इन 4 देशों का रुख भारत के लिए ठीक नहीं है। तुर्की की हमने बात की, इसने खुल करके मदद की पाकिस्तान की। अजरबैजान की हमने बात की, इसने खुल करके ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दिया। ताजिकिस्तान का रोल भी ठीक नहीं रहा है। और ईरान भी आपको याद होगा, वैसे हमारे रिश्ते ईरान से बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी ना कभी मैटर्स रिलेटेड टू मुस्लिम पॉपुलेशन और कश्मीर, ये कोई ना कोई स्टेटमेंट भारत के खिलाफ देते रहते हैं। तो बहुत रिलायबल आप पार्टनर नहीं मान सकते इनको। हालांकि हम इनके साथ बहुत बिजनेस बहुत करना चाहते हैं, हम इनके साथ मिलकर चाबहार का पूरा पोर्ट बंदरगाह जो है वो बना रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत वक्त भी लग रहा है। अब ये जो सारा रीजन है सर, ये पाकिस्तान इसमें तुर्की के जरिए अपनी एक दखल चाहता है। बैल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तुर्की जो है वो सुन्नी इस्लाम का की प्लेयर बनना चाहता है इस रीजन में, और सऊदी अरेबिया को हटाना चाहता है, और उसके लिए उसे बहुत जरूरी है पाकिस्तान की मदद, और या पाकिस्तान उसके साथ हो। और साथ में पाकिस्तान न्यूक्लियर नेशन भी है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ईरान, जो कि शिया कम्युनिटी में अपना उसका बहुत दबदबा है, तो ईरान को अगर कंट्रोल में रखना है तो न्यूक्लियर स्टेट इनके साथ रहनी चाहिए। और तीसरी चीज आती है तुर्की और अजरबैजान। आपको अगर अजरबैजान के प्रेसिडेंट, पिछले प्रेसिडेंट की हम बात कराएं, तो वो क्या कहते थे? वो ये कहते थे हम 1 नेशन और 2 स्टेट्स हैं। और अगर आपको याद हो, नागोर्नो काराबाख में जो युद्ध हुआ था, तो हमने आर्मीनिया का साथ दिया था। हमने आर्मीनिया को अब भी 6000 करोड़ के करीब के बेचे हैं।
अब तुर्की की बात करें तो तुर्की की तीसरी जो चीज है वो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जिसमें इनकी अपनी फैमिली मेंबर्स, सन इन लॉ तक इन्वॉल्व है। उसमें से ड्रोन्स जो बेचे जाते हैं, चाहे वो सोंगर ड्रोन्स थे या यीहा-3 ड्रोन्स थे जिसका इस्तेमाल हुआ इस युद्ध के अंदर, और आपने देखा C-130 जहाज भी लैंड किया, आपने देखा कॉर्वेट भी आई थी। तो ये जो क्लोज डिफेंस एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन का जो इनका नेटवर्क का क्लोजनेस है इन दो देशों के बीच में, वो उसका रीजन बिजनेस भी है, उसका रीजन डिफेंस भी है, उसका रीजन टर्की का उभरना सुन्नी मुस्लिम नेशंस के अंदर एज अ की प्लेयर। लेकिन वो कह रहा है कि उसने जंग के दौरान एक्टिव मदद नहीं की पाकिस्तान की। देखिए, जो भी देश एक्टिव मदद करता है, क्या वो कभी कहेगा कि मैंने एक्टिव मदद नहीं की? तो उनका C-130 वहां क्यों लैंड हुआ, उनका जो टर्की का जो कॉर्वेट था वो वहां क्यों आया? लेकिन इतना भी छोड़ दें, अगर हम ये भी कहें कि उस समय उन्होंने हथियार नहीं दिए, हथियार पहले से दिए गए थे, तो भी उनके साथ क्लोज रिलेशंस, और साथ में पाकिस्तान की जो डेलीगेशन गई है अभी तुर्की, उनके शहबाज शरीफ वहां गए हैं, तो तुर्की क्यों गए? पहले चीन गए, फिर तुर्की गए। ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि किसके साथ कौन। ऐसी भी खबरें थी सिंधु ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि कुछ शायद टर्की के ड्रोन ऑपरेटर्स थे, वो भी मौजूद थे पाकिस्तान के एयर बेसिस पर। हालांकि ये बात कंफर्म नहीं हो पाई। ये पहले कंफर्म 2022-23 में क्या है, इनकी एक पोजीशनिंग हुई है ऑपरेटर्स की, जो वहां पे इनको ट्रेन करते हैं, जो नए नए ड्रोन्स आते हैं। तो ये एक रीजन हो सकता है कि उनकी डेलीगेशन। अब हम बात कर रहे हैं कि किस देश ने मदद की पाकिस्तान की। अब अमेरिका का रवैया तो आप सब जानते हैं, वो इसको भी कुछ देना, उसको भी कुछ देना, किसी का पूरी तरीके से सगा नहीं। अभी तक का पाकिस्तान का दुनिया का ट्रैक रिकॉर्ड यही है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान इस्तेमाल किए। देखिए, F-16 ना केवल इस्तेमाल हुआ, तो एमरैम हमने कैसे उनको दिखा दी थी पिछले ऑपरेशन से बालाकोट के बाद। इसका क्लियर मतलब है कि F-16 को ऑफेंसिव रोल में इस्तेमाल किया गया। लेकिन अमेरिका इसलिए भी नहीं मानेगा क्योंकि एक MiG-21 ने F-16 को शूट डाउन कर दिया, एक वो जहाज जो कितने डिकेड्स पुराना है। अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि F-16 की ऐसी तौहीन हो कि एक छोटा सा जहाज, वो भी कुछ मिलियन डॉलर्स का, वो जाके एक F-16 जैसे आधुनिक जहाज को गिरा दे। तो ये बहुत बड़ी बात थी जो उस समय हुई, और ये बात जो ये कह रहे हैं कि ये अमेरिका की भी नहीं सुनते। अगर अमेरिका ने इनको कहा है कि आप ऑफेंसिव रोल में ना यूज करें, ये फिर भी यूज कर सकते हैं। ये अमेरिका को नोट लेना चाहिए इस बात का, और इस पे सीरियस एक्शन लेना चाहिए पाकिस्तान के साथ। अब लेकिन अमेरिका तो बहुत कुछ और भी चाहता है। मैं एक और बड़ी खबर आपको बताता हूं। बांग्लादेश में कुछ कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश के नक्शे में असम के कुछ हिस्सों को शामिल करके दिखाया, जिससे चिकन नेक हमारा कहा जाता है। तो बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस भी कई बार इस चिकन नेक को लेकर पिन पॉइंटेड बातें कह चुके हैं। ऐसे में असम के हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेश को बड़ी चेतावनी भी दी थी और कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत की ताकत दुनिया देख चुकी है, और अगर बांग्लादेश हमारे चिकन नेक की बात करता है तो उसके अपने 2 चिकन नेक भी हैं। ये बात उन्होंने कही थी कि उन्होंने बड़ा लंबा ट्वीट कर पहले भी किया था, दोबारा भी किया, और बताया कि उसके 2 चिकन नेक हैं, एक 80 किलोमीटर लंबा है, एक 28 किलोमीटर लंबा है। तो भारत चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन ये रेफरेंस क्यों आया है, अगली खबर पे आए जरा। क्योंकि बांग्लादेश में इस वक्त मोहम्मद यूनुस की सरकार कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे पूरा ये रीजन डिस्टेबलाइज हो सकता है। जब दुनिया की नजर भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर है, यानी पाकिस्तान के साथ, इस बीच बांग्लादेश के साथ लगी हमारी पूर्वोत्तर सीमा पर हलचल बहुत तेज हो रही है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ये मार्च 2025 में ढाका गए थे, और वहां पर इन्होंने जो रोहिंग्या वहां पर हैं, उन रोहिंग्याओं को वापस म्यांमार भेजने के लिए, बांग्लादेश का एक बड़ा बॉर्डर म्यांमार के साथ लगता है और म्यांमार में सिविल वॉर चल रही है, रोहिंग्या वहीं से आ रहे हैं। 11 लाख 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेश में बसे हुए हैं, और भारत में भी बहुत सारे लोग हैं। अब इनके लिए एक ह्यूमन कॉरिडोर, मानव गलियारा बनाने की बात यूएन के प्रमुख ने कही। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार इस मानवीय गलियारे की योजना को आगे बढ़ा रही है, उसके लिए तैयार हो गई। बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में रोहिंग्याई मुद्दे के उच्च प्रतिनिधि का पद संभालने वाले खलीलुर रहमान, उनका चयन भी यही बता रहा है कि अब यह म्यांमार के साथ एक कॉरिडोर, एक रास्ता खोलना चाहती है सरकार। अब इससे होगा क्या? अगर ये एक मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं, ये जो एक लाल रंग में आपको दिखाई दे रहा है रखीन स्टेट है। इधर अगर सर मेरे साथ अगर आ जाएं एक बार आप सिन्हा साहब, तो हम इसको बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे क्यों है ये इंपॉर्टेंट। भारत के लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये। हमारी सीमा भी म्यांमार से लगती है, बांग्लादेश की सीमा भी म्यांमार से लगती है, और उसका एक ये प्रांत है रखीन स्टेट,
जो इस वक्त म्यांमार की सेना के कब्जे में नहीं है, ये विद्रोहियों के कब्जे में है। वहां की जो वहां पर सिविलियन गवर्नमेंट भी नहीं है म्यांमार में, वहां सेना का राज चलता है और बहुत सारे हिस्से जो है म्यांमार के वो ऑटोनॉमस हो चुके हैं, मतलब अलग अलग रिबेल ग्रुप्स, छोटी छोटी सेनाओं ने विद्रोहियों की उन पर कब्जा कर रखा है। ऐसा ये है कि रखीन स्टेट है। अब ये मोहम्मद यूनुस अमेरिका के कहने पर एक कॉरिडोर खोलना चाहते हैं इस रखीन स्टेट के लिए। उससे होगा क्या, आशंकाएं क्या हैं जो बांग्लादेश की पार्टियां जता रही हैं, सेना जता रही है? उनका कहना है कि ऐसा ये ह्यूमन कॉरिडोर का इस्तेमाल ह्यूमैनिटेरियन एड के अलावा हर काम के लिए होगा। इसमें हथियार भेजे जाएंगे, इसमें ड्रग की स्मगलिंग होगी और जो खतरा, सर एक हमने आर्टिकल पढ़ा कि अमेरिका और चीन उनका प्लेग्राउंड बन जाएगा ये एरिया। देखिए सौरभ, बहुत अच्छी बात जो आपने बताई और आपने रखाइन स्टेट की बात की। जो रखाइन स्टेट अभी ये जो इलाका है, हाँ, ये अभी अराकान आर्मी है और एक मेजर साहब हैं जो कि इस इलाके में, ये जो 210 किलोमीटर का ये बॉर्डर दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ, और जो ये इलाका आप देख रहे हैं ये भारतवर्ष का इलाका बनता है। और यदि हम इसको देखते हैं, जो इसकी बात हो रही है, ये देखिए, ये जो चिटगांव हिल ट्रैक्स की बात कह रहे हैं, ये जो इलाका है यहाँ पर हमारा यदि ये देखिए तो ये हमारा त्रिपुरा का इलाका। नहीं सर, इंडिया ये है, ये एक्चुअली क्योंकि बड़े में दिख रहा है। अच्छा, दिस इज इंडिया, ये इंडिया म्यांमार। हाँ, ये सॉरी, ये इनका ये कॉक्स बाजार है, कॉक्स बाजार का वही बात है। हाँ, ये जो इलाका है ये कॉक्स बाजार तकरीबन यहाँ पर है। हाँ, और ये चिट्टागांव जो कहते हैं यह यहाँ पे है, और यहाँ पर आपका सेंट मार्टिन आइलैंड है जो यहाँ पर है, और यहीं पर ये सितवे है, ये जो इलाका है सितवे है। सितवे हमारा अभी पोर्ट है और कालादान प्रोजेक्ट ऐसे करके यहाँ से निकलता है। अभी जो बात हो रही है कि किस इलाके से इन्होंने, तो ये जो 210 किलोमीटर का ये बॉर्डर है, ये अभी अरकान आर्मी के पूरे कब्जे पे है। अच्छा। तो यहाँ से ये बनाना चाहते हैं। इसका जो ऊपर का इलाका है, जो हम इसको, ये भारत है, सॉरी, जो ये इलाका है, हाँ, ये चिन स्टेट है। अच्छा। यहाँ पर क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियंस हैं। वो मिजोरम के अंदर पे 5000 आ चुके थे, और ये भी एक समय था कि ये मानते थे कि अमेरिका क्यों यहाँ पर सेंट मार्टिन आइलैंड एक तो बात सब क्लियर हो गई कि ये मतलब हमारे भारत से इतना नजदीक है। अगर इस रखीन स्टेट के अंदर ये सारे बड़े प्लेयर दुनिया के, अमेरिका, चीन, ये सब एक्टिव होंगे तो इसका हमारे ऊपर एक फॉल आउट हो सकता है। हमारे ऊपर फॉल आउट तो होगा ही हमारे, इसलिए कि एक प्लेग्राउंड होगा ना। यदि आप इसको देखें थोड़ा सा मैप के अंदर में, मैं सोचता हूं, क्योंकि इससे लगता हुआ इलाका है, ये जो इलाका है ना, ये हमारा, ये मिजोरम का इलाका है, थोड़ा सा डिस्टॉर्ट सा हो गया है ये। यदि आप देखिएगा यहां से अब, और इसकी दूरी जो हम मानते हैं, इसकी दूरी तो केवल 19 किलोमीटर, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है मैप। वो 15 किलोमीटर की बात है। यहाँ पर मनाबाव बाजार है, यहाँ पर एक आपने त्रिपुरा का, उसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर रहता है बांग्लादेश का। वहां से यदि हम यहां आना चाहते हैं तो बस 15 किलोमीटर की दूरी है। अब सर खबर ये भी है कि अभी आप एक पोर्ट बता रहे थे, आप यहाँ नीचे रखीन स्टेट में एक पोर्ट है, सितवे पोर्ट। वो पोर्ट बनाया था अदानी ASEZ ने, लेकिन इसको इन्होंने 2024 में वापस बेच दिया एक लोकल कंपनी को, सोलार इंजीनियरिंग को, या सोलार। अब सर खबर यह है कि ये जो AA आपने बताया, अराकान आर्मी जो इस रखीन स्टेट को कंट्रोल करती है, ये वो चाइना के लिए उस पोर्ट को डेवलप करने के लिए तैयार है। नहीं, देखिए इसमें ना 3 फैक्टर्स हैं, 3 लोग इन्वॉल्व हैं। एक अराकान आर्मी है, एक रोहिंग्या मुस्लिम्स इन्वॉल्व हैं जिनकी अपनी सैल्वेशन आर्मी है, और तीसरा है म्यांमार की आर्मी, टाटमाडो जिसे कहते हैं, वो इन्वॉल्व है। अभी क्या है कि रोहिंग्या कौन है? ये रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं जिनको ब्रिटिशर्स ने साथ दिया था वर्ल्ड वॉर 2 में। उसके बाद से इनके इधर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जिसकी वजह से RSO पहले इन्होंने बनाया, और उसके बाद अब जो इन्होंने 2016 से अटैक शुरू किए, पहले अटैक्स रोहिंग्यास ने शुरू किए थे जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है। अराकान आर्मी बाद में आई, और अब उस अराकान आर्मी आई और इनकी आर्मी, म्यांमार आर्मी, इन दोनों के बीच में ये पिस गए, और उसकी वजह से ये भारी संख्या में 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, एक चीज में कंप्लीट करने दीजिएगा, ये आए बांग्लादेश के अंदर, और ज्यादातर ये उधर कॉक्सस बाजार में 1,18,000 के करीब, और बाकी ऊपर भी थोड़े एरियाज है चिटागोंग में, वहां पे ये सेटल हो गए हैं। लेकिन इनके लिए जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाना है, इनके लिए थोड़ा बनाना है। अगर इनके लिए बनाना, ये तो बांग्लादेश में ही है, ये वापस जाना ही नहीं चाहते। एग्जैक्टली। और वहां पे, क्योंकि वहां पे इनके अगेंस्ट बहुत सॉलिड डिस्क्रिमिनेशन है। जो कॉरिडोर बनाना है वो
आपको एक चीज मैं बता दूं, ये बात सच्ची है कि 95%, 95% लोग जो राखीन स्टेट में है इस टाइम सर्वाइवल कंडीशन में है, और वहां पे सिर्फ 20% क्रॉप्स है, कोई ट्रेड नहीं, कोई इकोनॉमी मेरा नहीं, सर कुछ सीधा नहीं। सवाल है, ये एक बांग्लादेश मिनट म्यांमार के बीच अगर एक कॉरिडोर खुल जाता है जी। जिसके खिलाफ बांग्लादेश की पार्टियां भी हैं, ये भारत के लिए चिंता की बात क्यों है दत्ता साहब? देखिए, ऐसा है कि जो कॉरिडोर की बात हो रही है ये दो मुद्दे पे हो रही है। एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर ताकि रसद पहुंचाई जा सके रखाइन स्टेट में, और दूसरा है कि रोहिंग्या को रीस्टेब्लिश किया जाए रखाइन स्टेट के अंदर, क्योंकि जो रोहिंग्या जितने आए हैं रिफ्यूजी, ये बेसिकली रखाइन स्टेट से ही आए हैं, और इन्होंने पहले वहाँ बुद्धिस्ट के ऊपर हमले शुरू करे, फिर बुद्धिस्ट ने इनको मारना शुरू किया और उनको मार मार कर निकालना शुरू किया वहाँ से। अभी अगर आप अराकान आर्मी की बात करें, अराकान आर्मी ज़्यादातर बुद्धिस्ट हैं और उनके अंदर ये थोड़ा बहुत एलिमेंट इनका भी है रोहिंग्या मुस्लिम्स का, जो मेन लैंड म्यांमार की जुंटा के साथ लड़ रहे हैं वो। तो अभी अगर ये जितने रिफ्यूजियों को अगर बांग्लादेश से वापस भेजना है रखाइन स्टेट में तो उनके लिए कॉरिडोर, लेकिन जो जमात इस्लामी है बांग्लादेश के अंदर वो इसको इस्तेमाल करना चाह रही है, इसको मिलिटराइज करने के लिए। और जो बांग्लादेश की आर्मी का चीफ है वकारुज्जमान, उसने बोला ब्लडी कॉरिडोर का हम नहीं बनने देंगे। उसको मालूम है कि इसके सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस हैं, और अगर यहाँ पर इनकी एक्टिविटी जो रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी है या जो इनके मिलिटेंट एलिमेंट्स हैं वो हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर खतरा पैदा कर सकते हैं। Okay. और अभी हमारा फोकस वेस्ट की तरफ है, हमें अपना फोकस ईस्ट की तरफ भी डिस्टर्ब हो सकता है बिल्कुल इस डेवलपमेंट से।